सब लोग सेफ एंड साउंड। हैप्पी नवरात्रि। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल। ये नवरात्रि आप लोगों के जीवन की या फिर आप लोगों के जीवन में नई खुशहाली लाए, नए प्रकाश लाए, नई ज्योति लाए, अच्छे समाचार लाए, ऐसी शुभकामनाएं। और नवरात्रि के इस शक्ति पर्व पे आपको भगवान जो है, देवी जो है, वो बहुत सारी शक्ति प्रदान करें, जिससे आप किसी भी क्षेत्र में जहां भी आप एनर्जी यूज करना चाहते हो, सक्सेस लेना चाहते हो, वो आपको मिल जाए। ऐसी तहे दिल से शुभकामनाएं फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। और अगले साल जब आपका NWT का या JEE का एडवांस का रिजल्ट आए तो हम भी गर्व से आप लोगों का जो है वो नाम ले सकें। अभी हाँ, हाईएस्ट या टॉपर जो भी है उसका पता नहीं है, अभी मुझे कोई मैसेज नहीं डाला है उन्होंने। मगर मैंने सुजीत सर को पूछा था कल, जय सर को, सुजीत सर को, तो वो लोग कंपाइल कर रहे हैं रिजल्ट, तो वो तो आ जाएगा। मगर मेरे जो स्टूडेंट्स थे, मतलब जो जहाँ पे लास्ट ईयर में पढ़ा रहा था और वहां पे उन्होंने जो ड्रॉप लिया था, उसमें से 3 लोगों का रिजल्ट मुझे जानने को मिला है। एक है 625, एक है 605 और 2 लोग हैं 597। 4 लोगों का मुझे पता चला है। तो उसमें से 3 जो है वो मुंबई के हैं, एक बच्चा अहमदाबाद का है। यानी पढ़ता तो मेरे पास ही था वो, मुंबई में ही, मगर रहता वो वहां पे था। राइट। तो इस तरह से ये 4 रिजल्ट जो है वो मैंने जो पढ़ाए हैं वो बच्चे हैं 625, 605, 597, 597। ये 4 लोग हैं। उसमें से एक बच्चे का जो है, यानी 625 वाले का अहमदाबाद यानी मुंबई में ही उसको मिल जाएगा मेडिकल कॉलेज में। 597 वाले जो हैं, 605 वाला जो है, उनको मिल जाएगा अहमदाबाद, यानी बीजे मेडिकल कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटीज हैं। 625 वाले को भी मिल सकता है, बीजे मेडिकल कॉलेज का काफी अच्छा नाम है अहमदाबाद में, है ना। यस, सबको कोरोना से लड़ने की शक्ति दें। वाह, सही है श्रेया के। चलिए, तो हमारा जो रिजल्ट है वो डिटेल रिजल्ट आपको मिल जाएगा। कल आपने ग्रुप पे भी देखा होगा कि 3 बच्चियां जो हैं, जानवी और साथ में 2 और बच्चियां हैं, उनको भी स्कॉलरशिप मिली है। रैंक वाइज भी वो फर्स्ट सेकंड रैंक पे हैं। और जो 85% से ऊपर जिनका होता है, उनको एक स्कॉलरशिप दी जाती है, उस स्कॉलरशिप में भी उनको मिला है। यस, मैंने लास्ट ईयर ही ज्वाइन किया, उससे पहले मुंबई में था मैं। हाँ, 625 का 1200 के आसपास तो होगा, करेक्ट। हाँ वेदांत, तुम जब 11th में थे तब, यानी तब मैंने ज्वाइन कर लिया था ऑलरेडी। मैंने आपके जो सीनियर्स हैं उसको आधा साल पढ़ाया। मैं मई में ज्वाइन किया था, तो मई जून जुलाई के बाद उनको मैंने पढ़ाया था, यानी आपके जो सीनियर्स हैं उनको। और आप लोगों को तो राइट फ्रॉम फर्स्ट डे। ओके, तो इस बार तो हमें ये आशा है कि आप लोगों का पूरा बैच जो है वो हमारा ये जो
कोर नया जो टीम है उसी टीम के साथ पड़े हुए हैं, और उसमें तो डेफिनेटली रिजल्ट आएगा ही। आप लोगों का तो रिजल्ट तीनों पंखों में आपका रिजल्ट आएगा, इन ऑल दी 3 ब्रांचेस, मेंस, एडवांस और एनडब्ल्यूटी, है ना। हाँ, मैंने 1 मई को ज्वाइन किया था, महाराष्ट्र दिन, अदरवाइज लेबर डे, गुजरात दिन। चलिए, तो होप फॉर द बेस्ट, बहुत ही सही करेंगे हम। आप लोगों का रिजल्ट तो हमें बहुत अच्छा चाहिए, 650 प्लस तो कम से कम 10 बच्चे चाहिए, 650 प्लस। हाँ, 700 तक जाते हो तब तो बहुत ही अच्छा है, बाकी 650 प्लस 10 लोग तो अभी हैं। आज के दिन पे मैं बोल सकता हूं कि ये 10 लोग जो है वो 650 प्लस जा सकते हैं, ऐसे 10 लोग हैं हमारी नजर में, सिर्फ मैं नहीं, हमारा जो पूरा टीम जो है उसके हिसाब से ये 10 लोग तो होने ही चाहिए 650 प्लस, है ना। उसमें से 1-2 लोग ऐसे हैं जो 700 भी क्रॉस कर सकते हैं, मगर 700 का पता ऐसे नहीं चलता, 650 तक तो हमें ऐसे पता चल जाता है, मगर 700 का पता चलता है जब आप फुल कोर्स के एग्जाम्स देते हो, पूरा 2 साल का सिलेबस लेके जब आप एग्जाम देते हो, एनटीए की वेबसाइट पे जो भी पेपर्स अपलोड हुए हैं उन सारे पेपर्स में अगर आपका 650 या 650 to 700 के बीच का जो अगर रिजल्ट आता है, तो उसका मतलब है तब हम बोल सकते हैं कि आपका 700 प्लस जाएगा, है ना। वो तो रैंक की बात हो गई, तब तो आपका इंडिया लेवल पे रैंक रैंक आ जाएगा। 700 प्लस में 710 मार्क्स पे है, 25th रैंक है। 700 में कोई 48th रैंक है, 48th रैंक भी है, यानी 700 में, है ना। तो 625 का 1200 के आसपास सही है, उतना ही होगा उसका, क्योंकि जो 595 है, 597 वाला जो है उसका भी कुछ इतना ही है ना। तो हो सकता है ये, तो अच्छा है, काफी अच्छा रैंक माना जाएगा ये, दैट इज गुड। और आप लोगों को मेहनत करनी है, जो मायने रखता है वो कौन सा है, लास्ट वाला जो टाइम है, मतलब आपकी जब एग्जाम आ रही है, आपकी मई में एग्जाम होगी, आप लोगों की तो मई में होगी, दैट इज फाइनल, अगर एनडब्ल्यूटी की बात कर रहा हूं तो, और जेई की बात कर रहा हूं तो हम जनवरी मानते हैं। तो जनवरी में आपका जो अटेम्प्ट है वो, और अप्रैल का अटेम्प्ट जो है वो मायने ये रखता है कि आप लास्ट में कैसा करते हो। आपका क्रूशियल टाइम कहां से शुरू होता है, और अब कहां पे आपको खुद को संभालना होता है, खुद के पावर की कब रिक्वायरमेंट होती है, जब आप लोगों का सिलेबस खत्म होता है और आप हम लोगों से डे टू डे कॉन्टेक्ट से बाहर आ जाते हो। यानी अब हमारा डे टू डे कॉन्टेक्ट नहीं रहता, जब से जैसे कि दिसंबर में सिलेबस खत्म हो गया, तो मान लो दिसंबर 15 तक सिलेबस खत्म हो गया, तो दिसंबर 15 से लेके जनवरी में जब आपका अटेम्प्ट है वहां तक का जो टाइम है ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि तब आप एकदम फ्री हो जाते हो आप। हम यहाँ पे टेस्ट सीरीज लगाते हैं तो कई लोग क्या करते हैं, टेस्ट सीरीज अटेंड करते हैं, कई नहीं करते हैं। 100 बच्चे हैं तो 100 में से 40 लोग जो है, 50 लोग जो है वो सारे के सारे पेपर जो है वो देते हैं, और उसका रैंक जो है वो उसमें खुद से डिसाइड करते हैं। तो ये 50% बच्चे, 40% बच्चे जो है ना वही रिजल्ट लेके आते हैं। बाकी 60% जिन लोगों ने छोड़ दिया कांटेक्ट, आप समझ लो कि डूब गए, क्योंकि जब हमारा कांटेक्ट छूटा, इसका मतलब आपको कोई भी अगर क्वेरी है, आपको कोई भी अगर क्वेश्चंस हो रहे हैं दिमाग में, या फिर आपका ब्रेन का जो शार्पनिंग है ना वो कम होते जाता है। ये कुछ ऐसा ही है कि आपका पेंसिल जो है वो जब तक शार्पनर के कांटेक्ट में है तब तक वो शार्प होता रहेगा, जब शार्पनर जो है वो चला गया, शार्पनर अब नहीं है, तो आपकी पेंसिल जो है वो धीरे 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 जो है उसका पॉइंट जो है वो घिसता जाएगा, घिसता जाएगा, घिसता जाएगा, है ना। उस टाइम पे आप कैसे काम करते हो ना, वो इंपॉर्टेंट है। अब सेम वे जैसे एनडब्ल्यूटी का है, तो सिलेबस तो आपका भी दिसंबर में खत्म हो जाएगा। अब एनडब्ल्यूटी वालों के लिए या फिर अप्रैल अटेम्प्ट के लिए तो ये सबसे ज्यादा क्रूशियल हो जाता है, क्योंकि आपके बोर्ड्स के एग्जाम वगैरह में बीच में फंस जाते हो। तो बोर्ड्स के एग्जाम में आपको प्रिपरेशन करना है, लिखना है, रट्टा मारना है, उससे जाके एग्जाम दे दोगे। एग्जाम देने के बाद इतने ज्यादा रिलैक्स हो जाते हैं सब लोग, जैसे ही बोर्ड की एग्जाम खत्म हुई सबको लगता है कि हाँ हमने तो पूरी जिंदगी जीत ली, हमने तो पूरा जहां जीत लिया। उससे कुछ नहीं होता, बोर्ड्स की एग्जाम का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है।
उससे तो कुछ आपको, हाँ बीएससी में आपको एडमिशन लेना है, कहीं आपको कोई नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन लेना है, तो आपका बोर्ड्स के एग्जाम खत्म होने पे आपका खत्म हो गया, चलो मान लेते हैं। तो बोर्ड्स के एग्जाम में आपका 90% के ऊपर आने चाहिए, तो आपको बहुत अच्छी मेडिकल, ये सॉरी बीएससी कॉलेजेस आपको मिल सकती है ना। नॉट ओनली इन योर प्लेस जहां पे आप हो वहां पे नहीं, कहीं अच्छी जगह पे भी जाना है तो आपको मिल सकता है। मान लो मुंबई जाना है, वहां पे आपको अगर पढ़ाई करनी है वहां के बीएससी कॉलेजेस में, तो भी हो सकता है ना। तो आप लोग जो है इस क्रूशियल टाइम को ध्यान में रखना, अभी से कहीं पे नोट पे कहीं नोट कर लेना, कहीं पे लिख लेना कि जब सिलेबस खत्म होने के बाद हमसे कांटेक्ट जब छूट जाता है, कम हो जाता है, डे टू डे जब कांटेक्ट नहीं रहता, तब आपका टाइम क्रूशियल शुरू होता है। और जिसने उसमें अच्छा काम कर लिया वो अच्छा रैंक लेके आता है, वो अच्छे नंबर लेके आता है। बोर्ड्स के एग्जाम खत्म होने के बाद रिलैक्स नहीं होना है। बोर्ड के एग्जाम खत्म होने के बाद तो और जोश आना चाहिए, और ज्यादा पावर आना चाहिए कि बोर्ड के एग्जाम खत्म हो गए, अब हमें जेई या फिर एनडब्ल्यूटी पे फोकस करना है। तो आपके फरवरी में या फिर मार्च में मान लो बोर्ड्स के एग्जाम खत्म हो गई, तो वहां से 15 मार्च से लेके अप्रैल तक 15-20 दिन का जो टाइम है ना, वो आपके लिए क्रूशियल है। तब क्या क्या करना है, किस तरह से करना है, वो सिखाया जाएगा आपको, वो बताएंगे आपको कि कैसे करना चाहिए आइडियली, है ना। जितने भी लोग अच्छे रैंक लेके आए, अच्छा नंबर लेके आए, उनका यही होता है कि वो एग्जाम के लास्ट डे तक मेहनत किया है उन्होंने। अब जिन लोगों के 700 मार्क्स है, 710 मार्क्स है, 720 आउट ऑफ 720 दो लोगों के हैं, एक बच्चा है, एक लड़का है और एक लड़की है, उन दोनों के 720 मार्क्स हैं, एक फर्स्ट रैंक पे एक सेकंड रैंक पे है। तो फर्स्ट रैंक पे तो इसलिए क्योंकि उसके जो बायो में मार्क्स होंगे वो मैक्सिमम होंगे, या फिर उसके जो गलत होंगे वो कम गलत किए होंगे उसने। मैंने बोला था ना कि अगर आपको रैंक डिसाइड करना है तो रैंक डिसाइड करने के लिए आपका बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स, बायो केमिस्ट्री, नेगेटिव और फिजिक्स, इस तरह से होता है। तो जिसका नेगेटिव मार्किंग कम है, जिसने कम नेगेटिव किया है, उसका 720। अब 720 मार्क्स का मतलब क्या हो गया, 720 का मतलब क्या हुआ, फिजिक्स 180, केमिस्ट्री 180 एंड 360 आपका हो जाएगा बायो। मतलब मार्क्स तो तीनों में सेम है, 720 दो लोगों के अगर हैं तो कैसे डिसाइड करेंगे। तो अब डिसाइड किया जाएगा किसने कितने गलत कम किया। अच्छा गलत तो इसमें है ही नहीं, मान लो इन दोनों में कोई गलत ही नहीं है क्योंकि सारे सही है, तभी तो 720 आ गया, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो अब देखा जाएगा उस बच्चे का एज, जिसका एज ज्यादा होगा उसको आगे रखा जाएगा, जिसका एज कम होगा उसको नीचे रखा जाएगा। एज वाला फैक्टर दिमाग में रखा जाता है बाद में। तो ये आ गया नहीं, दोनों, एक बच्चा है एक लड़की है, एक लड़का है सोएब करके, और लड़की जो है वो आकांक्षा या फिर अनुष्का, ऐसे कोई नाम है उसका। तो उस लड़की का जो है वो सेकंड रैंक इसलिए है क्योंकि उस बच्चे का एज उस लड़की से ज्यादा होगा। एक दिन, एक घंटा, एक मिनट, एक सेकंड, किसी भी तरह से अगर ज्यादा होगा तो उसको नंबर 1 दे दिया जाएगा, है ना। ऐसा है, ऐसा सिस्टम है, ये पूरा सीक्वेंस है, इसमें कोई पार्शियलिटी नहीं है। सब लोग, ये नेट पे कई सारे मीम्स बनने शुरू हो गए कि ये वो है ना वो है, डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, सब मूर्ख है ना। तो ये चीज जो है वो हम दिमाग में रखेंगे। क्रूशियल टाइम, क्रूशियल टाइम को संभाल लिया तो आपका रैंक बन गया किसी भी जगह पे, मेंस हो, एडवांस हो या फिर एनडब्ल्यूटी हो, है ना। सो बी प्रिपेयर्ड, आपका भी वो फेज आने वाला है, तो ध्यान रखना, है ना। डे टू डे कांटेक्ट रखना है हमारे साथ, जितना डे टू डे कांटेक्ट रखोगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा, राइट। हम भी ऐसा करेंगे कि यहां से एग्जाम्स अगर ली जाएगी, मगर आपको अटेंड करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी वो एग्जाम। भाग जाओगे तो डूब जाओगे। जितने लोग भाग गए हैं, जितने लोगों का नंबर अच्छा नहीं आएगा, तो वो उनका ही प्रॉब्लम है, क्योंकि एफर्ट जो है वो दोनों हाथ से, मैंने बोला था ना, ताली दो हाथ से बजती है, यानी दो दो तरह से ताली बज सकती है। एक तो हाथ से हाथ मिलाओगे तो ताली बज सकती है, या फिर हाथ से गाल मिलाओगे तो भी ताली बज सकती है। एक हाथ से ताली नहीं बजती ना, है ना। तो या तो आपका हाथ रेडी रखो या गाल, ताली तो बजाएंगे हम, ठीक है, ओके। हाँ, एज फैक्टर इसलिए देखते हैं क्योंकि जो एज में बड़ा होता है,
जो एज में ज्यादा होता है जिसका, वो कहीं भी जाके पहले रिटायर होने वाला है। मान लो कोई 1 साल बड़ा है, तो गवर्नमेंट में 60 इयर्स में रिटायरमेंट होती है, तो एक बंदा जो है वो 60 ईयर में रिटायर हो जाएगा, तो दूसरा बंदा अभी 59 का भी होगा। तो अगर छोटे वाले को पहले चांस दे दिया, तो बड़े वाले को तो डबल नुकसान हुआ ना। एक तो एडमिशन भी पहले नहीं मिला, और उसको जॉब भी 1 साल कम करनी है। ऐसा नहीं चलेगा ना, राइट। इसलिए ये गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं। ऐसे ही माना जाता है कि गवर्नमेंट में अगर उसने जॉब लिया तो 60 इयर्स में अगर वो रिटायर हो रहा है, तो पहले जो ज्यादा एज वाला है वो पहले रिटायर होने वाला है। अब एज का डिफरेंस तो कितना भी हो सकता है। वो अगर एक दिन बढ़ा है तो वो एक दिन पहले रिटायर होगा, उसको एक दिन का सैलरी कम मिलेगा, उसको ज्यादा मिलने वाला है। इस चीज को मायने रख के, इस चीज को ध्यान में रख के, एज फैक्टर जो है उसमें जो बड़ा होता है उसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है ना। ऐसा है, इसलिए एज फैक्टर दिमाग में रखा जाता है। गॉट इट। चलिए, तो बैक टू द बिजनेस। कल हम डिस्कस कर रहे थे रेट लो क्या होता है। कल हमने 5-7 चीजें यहां पे बनाई थी, दिखाई थी आपको। वो सारी चीजों पे हम डिस्कस कर रहे थे। रेट क्या होता है, रेट लो क्या होता है, ये सारी बातें कर रहे थे। चलिए, अब हमने जो कल आपको ROR बनाने का मेथड सिखाया, मतलब 2A + 3B गिव्स 5C। तो इसके लिए अगर मुझे ROR लिखना है तो मैं लिख सकता हूं 1/3 - dB/dt n is equal to 1/5 + dC/dt। ठीक है। ये कल हमने सिखाया था आपको कि कैसे ये लिखा जाता है। ये इंडिविजुअल ABC का रेट है, जबकि ये जो है वो क्या है, पूरे रिएक्शन का ओवरऑल रेट है। ठीक है, ये चीज मैंने सिखाई थी आपको। अब इसी के बेस पे क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, इसी के बेस पे क्वेश्चन दे रहा हूं, वो क्वेश्चन आप सॉल्व करते जाओ और बाद में आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कल का वो आप लोगों ने कर लिया होगा, कल के जो 2-3 मैंने एग्जांपल्स दिए थे वो कर लिए ना। केमिकल काइनेटिक्स कैसे स्टडी करना है, मतलब थियरी करनी है, नोट्स या फिर क्वेश्चंस। फिजिकल क्वेश्चंस तो सब में रिक्वायर्ड है ही। पहले तो मेरे नोट्स जो है वो देखते जाओ। नंबर 1, मैं जो अभी बता रहा हूं वो चीज एक डे टू डे याद करते जाओ। ठीक है ना, वो मेथड करते जाओ। मैं साथ में क्वेश्चंस भी ले रहा हूं, यानी आपको दोनों तरह से होता है। फिजिकल केमिस्ट्री में हमने ऐसे हमेशा ऐसे ही किया है, हमने क्वेश्चंस ले रहे हैं और साथ में थियरी दे रहे हैं, क्वेश्चन दे रहे हैं, थियरी ले रहे हैं। थर्मोडायनेमिक्स में भी ऐसे ही किया था मैंने, है ना। सॉलिड स्टेट आपका सॉल्यूशन सब में ऐसे करते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री का यही तरीका है कि क्वेश्चन और थियरी, क्वेश्चन थियरी जो है साथ साथ में करते जाओ। और फिजिकल केमिस्ट्री का एक बहुत ही अच्छी चीज होती है कि आगे वाले कोई ज्यादा चैप्टर्स के साथ डायरेक्ट लिंकेज नहीं होता। हाँ, आप मान लो वैसा बोलना चाहते हो कि मोल कंसेप्ट वाला चैप्टर जो है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री वाला चैप्टर, मोल कंसेप्ट, वो तो सब दूर अप्लाई होता ही है। मगर ऐसा नहीं है कि जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरा एक साथ लिंकेज था। आप अगर काइनेटिक्स कर रहे हो तो काइनेटिक्स पूरा अलग ही है, उसके रूल्स अलग है, उसके फॉर्मूलाज अलग हैं, तो ये बहुत इजी हो जाता है। तो साथ साथ में क्वेश्चन करते जाओ। मैं अभी 2-3 टॉपिक और पढ़ाने के बाद मैं आपको डीपीपी देना शुरू कर दूंगा। इसके 5-7 डीपीपीज हैं, वो मैं आपको देते जाऊंगा, तो होता जाएगा। तो आप क्या करो, सीक्वेंस हमेशा यही रखो। हम जो पढ़ा रहे हैं वो नोट्स, यानी क्लास नोट्स। हमने जो आपको मॉड्यूल प्रोवाइड किया है वो मॉड्यूल, मॉड्यूल में से रीड करो, मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करो, मॉड्यूल में जो दिए गए वो क्वेश्चन सॉल्व करो, यानी वो आपके मेंस और एंडेबिलिटी लेवल के हैं। ओके। और पीछे थोड़े एडवांस लेवल के भी दिए हुए हैं, मल्टीपल करेक्ट वाले। ठीक है, वो थर्ड चीज वो करो कि वो क्वेश्चंस करते जाओ। थर्ड चीज, दो साथ में करते जाओ, एक तो मॉड्यूल के क्वेश्चन भी कर सकते हो और डीपीपी जो दे रहा हूं मैं वो कर सकते हो। मॉड्यूल में क्वेश्चन साथ साथ में भी दिए होंगे और लास्ट में भी दिए होंगे। लास्ट वाले एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन जो है तो पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद करना, क्योंकि उसमें चैप्टर के इंटर लिंकेज वाले क्वेश्चंस भी होंगे। तो नंबर 1 क्लास नोट्स, नंबर 2 हमने जो मॉड्यूल दिया उसके क्वेश्चंस, उसका थियरीज, और हम जो डीपीपीज दे रहे हैं वो डीपीपीज, बस इनफ। और लास्ट में चैप्टर खत्म होने के बाद, बाकी तो आपके पास चैप्टर खत्म होने के बाद तो स्काई इज द लिमिट। आपके पास मॉड्यूल के क्वेश्चंस भी एक्सरसाइज के हैं,
आपके पास कोई अगर बुक है सिंगेज वगैरह कुछ भी, तो वो भी सॉल्व कर सकते हो, है ना। एक और चीज बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखो, मैंने शायद पहले भी आपको बोला था कि आपको मॉड्यूल में या फिर सिंगेज में भी, कहीं भी कोई भी बुक आप लेते हो, उसमें जो सोल्ड क्वेश्चंस होते हैं, सोल्ड क्वेश्चन, वो सोल्ड क्वेश्चन पहले करने चाहिए। कि सोल्व क्वेश्चंस में क्या होता है, आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन दे दिया जाए एट द एंड ऑफ चैप्टर है, चैप्टर के एंड की बात कर रहा हूं मैं, साथ साथ में सोल्व क्वेश्चन मत करना, एट द एंड चैप्टर खत्म होने के बाद सोल्व क्वेश्चन करो और बाद में जो इसका एक्सरसाइज पे जाओ, कोई भी बुक आप करते हो तो। इज इट ओके फॉर द एंटायर चैप्टर? बस ऐसा सीक्वेंस बना लो तो आपको कभी किसी भी चैप्टर में प्रॉब्लम नहीं होगा, फॉर द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, वॉट एवर इट में भी, है ना। क्लास नोट्स, आपका मॉड्यूल जो आपको दिया गया है वो, आपको जो डीपीपीज दी जाती है वो डीपीपीज, और उसके बाद सोल्ड क्वेश्चन करके एक्सरसाइज, बस ये दिमाग में उठा लो, ठीक है ना। चलो अब क्वेश्चन लिखो एक। टू ए प्लस थ्री बी गिव्स 5C. The initial concentration of A, the initial concentration of A is 10 molar. The initial concentration of A is 10 molar. After 20 minutes, it becomes 5 molar. It becomes 5 molar. Find the rate of disappearance of A. Find the rate of disappearance of A and number 2, find ROR, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन। फाइंड ROR, एक तो आपको फाइंड करना है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, मतलब ये वाला पार्ट फाइंड करना है आपको, DA/DT फाइंड करना है आपको, और दूसरा फाइंड करना है ROR, दूसरा आपको ROR फाइंड करना है ना, दो चीजें फाइंड करनी। चलिए बताइए क्या होगा। ये सिंपल बोर्ड्स लेवल का क्वेश्चन है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन वाज 10 मोलार, तब ये क्या है 0, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ही कितना हो गया 5 मोलार, तो ये कितना बना होगा 5 मोलार बन गया होगा। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कितना होगा 5 माइनस 10 माइनस 5, मतलब 5 मोलर चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, और टाइम कितना है, चेंज इन टाइम कितना है 20। बस करो ना, इससे हो जाएगा। आंसर बताओ मुझे। माइनस DA/DT का क्या होगा, DA/DT और ROR दोनों का बताओ मुझे। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, यानी RA, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए को मैं RA से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये हमारा फर्स्ट है, माइनस DA/DT, इसकी वैल्यू चाहिए मुझे। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम।
हाँ हाँ 20 मिनट्स बोला ना मैंने, कोई भी नहीं यहाँ पे मेंशन किया ना 20 मिनट्स, 20 मिनट के बाद की बात है ये। यानी इनिशियल माइनस फाइनल, इतने भी क्या आप लोग फाइनल माइनस इनिशियल करते हो ना। रेट तो कभी नेगेटिव नहीं होगा, तो ये -5 है, ये 10 - 5 है, ये हमेशा ये फाइनल माइनस इनिशियल होता है, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय 20, तो ये 1/4 हो जाएगा मोलार पर मिनट। इसका यूनिट है मोलार पर मिनट, यानी कैपिटल एम पर मिनट। चलो ना कैपिटल एम लिखो ना, ठीक है, ये मैंने उल्टा कर दिया क्योंकि आप लोग गलती कर रहे थे। ये फाइनल माइनस इनिशियल होता है, ये फाइनल है ऊपर इनिशियल है, तो नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, यानी रेट हमेशा पॉजिटिव रहेगा। रेट का इक्वेशन भले ही नेगेटिव वाला हो, मगर अल्टीमेटली जब वैल्यूज पुट करोगे तो आपको जो न्यूमेरिकल वैल्यू मिलेगी वो आपको हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगी। चलो, एंड नंबर 2, आर ओ आर क्या होता है? आर ओ आर क्या हो जाएगा? ये वाला आर ओ आर हो जाएगा ना 1/2 माइनस डी ए बाई डी टी, सही है। ये 1/2 है, ये 1/4 है, मतलब भी हो जाएगा 1/8 मोलार पर मिनट। यूनिट साथ में लिखते जाना तो गलती ना हो, मोलार पर मिनट, क्योंकि 20 मिनट के बाद ये हो रहा है, तो 1/8 मोलार पर मिनट, करेक्ट, वेरी गुड। अच्छा, अगर इसमें सुनना, अगर इसमें आपको तीसरा एक पोर्शन भी मान लो, मैं पूछ लेता हूं कि आपको -dB/dt और प्लस dC/dt की वैल्यू भी अगर पूछी जाए तो क्या होगा? इसी के लिए -dB/dt और dC/dt की वैल्यू पूछी जाए तो यस, dB/dt कितना हो जाएगा? 3/8, करेक्ट है बेटा जयदीप, वेरी गुड मिस्टर राजपूत। वेदिका करेक्ट है बेटा, 5/8, वेरी नाइस। दोनों वैल्यू प्लस में आएगी। आशया बच्चे, वैल्यू नेगेटिव में मत लाओ यार, ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में ही आएगी, कभी नेगेटिव नहीं आएगी बच्चा। सार्थक सही है, चलो। प्राची बच्चा, माइनस में नहीं आएगा कभी यार, वैल्यू नेगेटिव में नहीं आएगी, हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। जैसे पोटेंशियल की वैल्यू होती थी ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पोटेंशियल की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती, पोटेंशियल की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती, हमेशा पॉजिटिव होती है। अगर किसी के भी पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव हो गई तो रिएक्शन होगी नहीं ना, वो किसी इलेक्ट्रोड के अंदर 2 इलेक्ट्रोड डुबा दिया आपने और पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है? -NFE सेल। तो
इस डेल्टा जी की वैल्यू को लेस देन 1 रखने, सॉरी लेस देन 0 रखने के लिए, मतलब नेगेटिव रखने के लिए, ये ई सेल हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए ना, समझा? डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होगी तभी तो किसी भी सेल में रिएक्शन होगी, इसलिए कभी भी सेल पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो नेगेटिव नहीं होती, हमेशा पॉजिटिव होती है। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव होगी तो ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगा, डेल्टा जी लेस देन 0 होगा तो रिएक्शन अपने आप हो पाएगा, तो सेल के अंदर करंट जो है वो पास हो पाएगा स्पॉन्टेनियसली अपने आप, है ना? सेम वे ये रेट है, और रेट कभी नेगेटिव नहीं होता, मैंने बोला था रेट ऑफ रिएक्शन हो या रेट ऑफ इंडिविजुअल रिएक्टेंट प्रोडक्ट हो, पूरे रिएक्शन का हो या फिर इंडिविजुअल रिएक्टेंट प्रोडक्ट का हो, उसका कभी रेट जो है वो नेगेटिव नहीं होता। आपको लगेगा सर यहां पे तो आपने माइनस लिखा है, माइनस मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि जब आप ये फाइनल माइनस इनिशियल करोगे ना तो ये वैल्यू नेगेटिव में आने वाली है, तो नेगेटिव वैल्यू आगे रखने से ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया अल्टीमेटली। और माइनस का मतलब ये भी होता है कि घट रहा है, कम हो रहा है ना, डिसअपियरेंस है, जबकि ये तो अपीयरेंस है, अपीयरेंस का वैल्यू प्लस होगा, वो तो बन रहा है, ऐड हो रहा है, सबट्रैक्ट हो रहा है ना, वो तो रिएक्टेंट कम होता है, प्रोडक्ट बनता है, राइट? 5/8 और 3/8 आपका आंसर करेक्ट है। So 3/8 mole per minute and 5/8 mole per minute is the correct answer. What you did? You got the value of this ROR. What is the value of ROR? ROR is 1/8. So put 1/8 is equal to 1/3 dV by dt. 1/3 में से 3 को सामने फेंको तो 3/8 हो जाएगा। सेम वे ROR 1/8 है is equal to 1/5 dc by dt. इस 5 को सामने फेंको तो 5/8 dc by dt की वैल्यू होगी, है ना? बहुत ही बढ़िया वाला, मस्त वाला। गॉट इट? सिंपल, ऐसा भी पूछ सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, अब थोड़ा दिमाग लगाना, अब ये बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, खुश हो जाओगे आप इसको देख के। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द हेबर प्रोसेस, ड्यूरिंग द हेबर प्रोसेस of formation of ammonia, the rate constant the rate of consumption of the rate of consumption of nitrogen, rate of consumption of N2 is 1.5 10 power minus 3 molar per second. Rate of consumption of A, otherwise rate of disappearance of N2. Rate of disappearance of N2 is 1.5 10 power minus 3 molar per second. So calculate rate of the reaction. Calculate rate of the reaction. पूरे रिएक्शन का आपको रेट फाइंड करना है ना, यानी आरओआर फाइंड करना है, फॉर इंडिविजुअल नहीं, पूरे कंप्लीट रिएक्शन का आरओआर फाइंड करना है, इस तरह का। बताओ क्या करोगे?
कल मैंने जितनी चीजें सिखाई थी वो अगर आपके दिमाग में होगा तो यहाँ आपको गलती नहीं होगी, तो यहाँ पे आप गलती नहीं करोगे। बताओ। आपको आर ओ आर फाइंड करना है, मतलब ऐसा इक्वेशन बनाना पड़ेगा आपको। चलो करो कैलकुलेट, तब तक मेरे मार्कर्स को मैं चाय पिला के आता हूं। यस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 आपको गिवन है, माइनस DNA, ये आपको गिवन है। आपको ये गिवन है, dN2 बाई dt आपको गिवन है 1.5 इंटू 10⁻³ मोलार पर सेकेंड, ये वैल्यू आपको गिवन है। तो ROR क्या होगा? यस प्रथमेश, सही पकड़े हो, सही पकड़े हो। इक्वेशन बैलेंस करनी होगी, मतलब आपको बैलेंस इक्वेशन दिया ही नहीं गया है, आपको तो बैलेंस इक्वेशन दिया ही नहीं है। अगर आपको बैलेंस इक्वेशन ही नहीं दिया है तो आप कैसे सॉल्व करोगे, है ना? क्योंकि अगर बैलेंस इक्वेशन दिया होता तो मैं लिख सकता था कि हाफ dA/dt माइनस dA/dt, या फिर हम केस लेते हैं, चलो यहां पे मैं अलग अलग केस लेता हूं। केस नंबर 1, लेट सपोज आपको N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3 दिया हुआ है ना? अगर ये वाला इक्वेशन दिया है तो आपको क्या मिलेगा? ROR, ROR क्या मिलेगा? इसका मिल जाएगा माइनस dN2/dt इज इक्वल टू 1/3 माइनस dH2/dt इज इक्वल टू हाफ प्लस dNH3/dt। ठीक है, आपको ऐसा मिलेगा ना अगर ये वाला इक्वेशन दिया है तो। अच्छा, कोई बोलेगा सर केस नंबर 2 ले रहे हैं। अगर किसी ने बोला कि सर मुझे ऐसा नहीं लेना है, मुझे तो ये 1 मोल नहीं लेना है, मुझे हाफ मोल लेना है, तो ये क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ N2 प्लस 3/2 H2 गिव्स NH3। ये 1 मोल ही चाहिए मुझे, 1 मोल अमोनिया ही चाहिए, 2 मोल नहीं चाहिए। तो इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसके लिए ROR क्या हो जाएगा बेटा? इसलिए ROR हो जाएगा 2 माइनस dN2/dt, है ना, इज इक्वल टू 2/3 माइनस dH2/dt।
आर यू गेटिंग अ पॉइंट? इज इक्वल टू प्लस में 1 dNH3/dt। ये तो बना सकते हो ना आप, ये तो पता चल दिया ना आपको। तो इसके लिए तो अलग हो जाएगा ना, इसके लिए कहानी अलग हो जाएगी। इसके लिए तो मुझे इसके लिए क्या वैल्यू मिलेगी? ये dN2/dt का वैल्यू तो 1.5 10⁻³ है। मतलब इसके लिए आर ओ आर का वैल्यू क्या मिल जाएगा मुझे? इस इक्वेशन के लिए आर ओ आर मिल जाएगा मुझे 1.5 इंटू 10⁻³ माइनस dN2/dt का ही वैल्यू मुझे मेरे पास है 1.5 10⁻³। तो ये आंसर हो जाएगा। यहां पे क्या होगा? 2 इंटू 1.5 इंटू 10⁻³ बोले तो 3 इंटू 10⁻³ चेंज हो गया। अगर बैलेंस इक्वेशन नहीं है तो चेंज हो गया, हो गया ना बहुत बड़ी गड़बड़। ठीक है, और केस नंबर 3, मान लो तीसरा केस लेता हूं, किसी भी तरह से मैं इसको केस 3 में इसको बैलेंस करता हूं। इसको मैंने यहां पे हाफ कर दिया, N2 को डबल कर दो, 2N2 ले लो, 2N2 6H2 एंड 4NH3। तो यहां पे 2N2 लेंगे हम, यहां पे मैंने 2N2 ले लिया तो 1/2 हो जाएगा, तो ये 0.75 हो जाएगा। 0.75 10⁻³ किसके लिए? थर्ड केस के लिए, केस नंबर 3। ये NH3 वाला, हाँ केस नंबर 3 यहां पे ले लेता हूं। चलो केस नंबर 3, 2N2 2N2 plus 6H2 gives 4NH3। तो यहां पे आर ओ आर क्या हो जाएगा? ये 1/2 हो जाएगा इंटू माइनस dN2/dt। तो इसको वैल्यू पुट करोगे यहां पे तो ये तो 0.75 आ जाएगा ना। ये कितना हो जाएगा? 0.75 10⁻³ है ना? समझा? अब क्वेश्चन ये है कि इसमें से कौन सा आपको आंसर कंसिडर करना है। तो उसके लिए तो आपको इस क्वेश्चन में बैलेंस इक्वेशन देना ही पड़ेगा, बैलेंस इक्वेशन देना ही पड़ेगा, तभी जाके आप इसका आर ओ आर फाइंड कर सकते हो, तभी इसका आर ओ आर मिल सकता है, वरना इसका आर ओ आर नहीं मिलता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यहां पे एक स्टेटमेंट लिखो, ATY के करके लिखो, ATY के करके एक स्टेटमेंट लिखो, टू कैलकुलेट आर ओ आर, आर ओ आर, आर ओ आर मतलब फॉर द रिएक्शन, to calculate ROR for the reaction, the balanced equation must be given. Balanced equation must be given. If not, ROR cannot be calculated. ROR cannot be calculated. तो ये मैंने इसलिए आपको ये दिया क्योंकि है तो ये आपके बोर्ड्स लेवल का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तो वैसा ही है, मगर कंसेप्ट आ गया कि आरओआर के लिए आपको बैलेंस इक्वेशन चाहिए, वो अगर आपको याद नहीं है तो आप आरओआर फाइंड नहीं कर सकते। मतलब ऐसे क्वेश्चन में आपको दिमाग लगाना है। ज्यादातर लोग ऑप्शन देंगे इसमें नन ऑफ दिस, 4 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन में से पहला ऑप्शन कौन सा होगा पता है? 1.5 10⁻³ दूसरा ऑप्शन कौन सा होगा पता है? 3 10⁻³। तीसरा ऑप्शन कौन सा होगा? 0.75 10⁻³ और चौथा ऑप्शन होगा नन ऑफ दिस। तो तीनों ऑप्शन सही है, तीनों के सही है, मगर आपको बैलेंस इक्वेशन ही नहीं दिया ना, तो आपका आंसर आएगा नन ऑफ दिस, है ना? ऐसा होगा। अब नन ऑफ दिस क्यों है, उसका रीजन ज्यादातर जनता को पता नहीं होता कि ऐसा क्यों आ गया। तो रीजन है कि बैलेंस इक्वेशन ही नहीं है ना? हाँ, मल्टीपल करेक्ट में अगर पूछ लिया एडवांस में, मल्टीपल करेक्ट में तो तो 4 ऑप्शन सही है, पहले 3 भी सही है और लास्ट वाला भी सही है, नन ऑफ दिस भी। क्यों पता है? क्योंकि ऐसा कैसे बोला
कि ये 1 मोल N2 के लिए, हाफ मोल N2 के लिए और 2 मोल N2 के लिए हो सकता है। ये भी हो सकता है कि यहां पे मुझे 3 मोल्स के लिए लिया जाए। 3N2 gives 3N2 plus 9H2 gives, है ना, ऐसा भी हो सकता है ना। तो नन ऑफ दिस भी सही है और तीनों भी सही है ना। तो मल्टीपल में ऐसा होता है। अच्छा, एक और ब्यूटीफुल सी चीज बताऊं इसमें, एक बहुत ही मस्त वाली चीज बताऊं, कंसेप्ट, देखना मजा आ जाएगा। देखो, अब एक काम करते हैं, हम रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 फाइंड करते हैं तीनों के लिए। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2, इसमें तो नहीं लिखा मैंने, मगर इसके लिए भी फाइंड कर सकते हो। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 अकेले, सिंगल H2 के लिए मुझे फाइंड करके बताओ क्या आता है। इसके लिए रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 क्या आता है बताओ। आर निकाल लिया आपने, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 निकालो, आर निकाल लिया आपने, बताओ क्या आ रहा है। इसके लिए बताओ क्या आ रहा है, उसके लिए बताओ क्या आ रहा है। दो के लिए करो, तीसरे के लिए ऐसा ही होगा। 4.5 10⁻³ चलो पहले वाले के लिए। अभी तो बाकी है, देखो तो सही एक इक्वेशन क्या क्या सिखाता है। फाइंड करो यहां पे, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 फाइंड करो। पहले वाले के लिए कितना आया, पहले वाले का कितना आया, फर्स्ट का 1 करके लिखो, केस 1 का, हाँ C1, चलो केस 1 का 4.5, केस 2 का केस 2 का भी 4.5 आएगा। केस 3 का, केस 3 का भी वही आएगा, 4.5 10⁻³ आंसर ही आएगा। आप हजारों केस बनाओ, लाखों केस बना लो, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ एनीथिंग वुड नॉट बी चेंज्ड whether the reaction is balanced or not। रेट ऑफ डिसअपियरेंस चेंज ही नहीं होता। रेट ऑफ डिसअपियरेंस जो है ना मेरे बच्चों, वो इंटरनल प्रॉपर्टी है, वो इंटरनल प्रॉपर्टी है हर एक कंपाउंड की, वो कभी चेंज नहीं होती। एक चीज की इंटरनल प्रॉपर्टी कभी चेंज नहीं होती। पानी का एक बूंद ले लो या पानी का पूरा घड़ा ले लो, वो बॉइल तो 100 डिग्री पे ही होता है। मतलब वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, थर्मोडायनेमिक्स सिखाया मैंने, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। जबकि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है ना। सो देखो यहां पे, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल डज नॉट चेंज डिसअपियरेंस और अपीयरेंस। अपीयरेंस के लिए भी सही है, इंडिविजुअल के लिए अकेले अकेले का जो अपीयरेंस है या डिसअपियरेंस है वो कभी चेंज नहीं होता, वेदर द रिएक्शन आर बैलेंस्ड और नॉट, या किसी भी तरह से बैलेंस करो, वो कभी चेंज नहीं होता, है ना। ये समझ में आया, ओके। और हाँ, मगर आपके ओवरऑल रेट का रिएक्शन, ROR, रेट ऑफ रिएक्शन, बैलेंस इक्वेशन के साथ चेंज होता है हमेशा। ये समझ में आया। अरे भाई साहब, ये ब्रेन वॉश प्रोग्राम नहीं है, ये ब्रेन शार्पनिंग प्रोग्राम है। ब्रेन वॉश थोड़ी ना कर रहा हूं मैं आपका, उल्टा आपको ये और शार्प कर रहा हूं ब्रेन आपका। ठीक है, अभी क्लियर हुआ सबको, अभी क्लियर है बेटा, अभी क्लियर हुआ ना। ये मैंने एग्जांपल इसलिए दिया था आपको कि मैं इन दोनों चीज के बीच का आपको डिफरेंस समझा सकूं और आपको बराबर से दिमाग में बैठ जाए कि ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो अलग कहानी है, अलग चीज है, वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, वो डिपेंड करती है कि कितना अमाउंट लिया जाता है रिएक्टेंट्स का और कितना प्रोडक्ट बनता है, उस पर डिपेंड करता है। जबकि इंडिविजुअल का डिसअपियरेंस, इंडिविजुअल का अपीयरेंस इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, वो कभी चेंज नहीं होता बैलेंस इक्वेशन के साथ, है ना। दिमाग खुल गया ना आज, वेरी गुड मेरे बच्चों, यही चाहिए। गजब का कंसेप्ट है ना, गजब कंसेप्ट, यस, वेरी नाइस। इज इट ओके, ये क्लियर है सबको, राइट। तो आगे बढ़े बच्चा,
पूरा शार्प हो गया ना? यस, हम शार्पनर ही है, दार दार, तोड़ फोड़ कंसेप्ट। यस, वेरी गुड, बस यही चाहिए था। ये जब भी आप केमिकल काइनेटिक्स वाला चैप्टर कर रहे हो और आपको ऐसा लगता है कि कुछ मजा नहीं आ रहा है, तो ये वाला एग्जाम्पल देख लेना। ये वाला एग्जाम्पल देखोगे आपको मजा आ जाएगा, आपको लगेगा नहीं यार कंसेप्ट मेरे सारे क्लियर हो गए। बस यही था, ये सबसे बड़ा कंसेप्ट था इस चैप्टर में, इस टॉपिक का, रेट के साथ रिलेटेड जो चीजें उसका यही कंसेप्ट, बस खत्म, दैट्स ऑल। अब तो कितने बड़े से बड़ा क्वेश्चन आ जाए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो एक और देता हूं मैं क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देता हूं मैं। एक और क्वेश्चन है। बहुत अच्छा कंसेप्ट, मजा आ गया ना? वेरी गुड, बस समझना चाहिए और मजा आना चाहिए। ओके, चलिए अब चलते हैं वापस आगे, एक नया क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। नाउ for the gaseous phase reaction, for the gaseous phase reaction, for the gaseous phase reaction 2A gives 3B, कल जो मैंने लिया था ये O3 और O2 वाला, वही इसके जैसा ही एग्जांपल है ये। For gaseous phase reaction 2A gives 3B, 2A gives 3B at 27 degree Celsius temperature, at 27 degree Celsius temperature. Initial pressure of A is 2 atmosphere, and after 10 second, after 10 second, it becomes 1.5 atmosphere. It becomes 1.5 atmosphere. Now calculate number one. Now calculate number one, ROR, calculate ROR in number one, ROR in ATM per second and B मोलर पर सेकेंड। आपको आरओआर फाइंड करना है, मगर एटीएम पर सेकेंड में और मोलर पर सेकेंड में, है ना? एटीएम पर सेकेंड और मोलर पर सेकेंड। और दूसरा है प्रेशर ऑफ, सेकेंड चीज आपको फाइंड करनी है, प्रेशर ऑफ बी एट टाइम 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में ये बी का जो कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब बी का जो प्रेशर है, वो आपको फाइंड करना है। चलो ये दो चीजें आपको फाइंड करनी है। आरओआर 2 यूनिट्स में और प्रेशर ऑफ बी एट 10 सेकेंड्स।
सॉरी, पहले तो इक्वेशन लिखो यार, आर आर का इक्वेशन लिखो। आर आर का इक्वेशन लिखोगे तो समझ में आएगा कि क्या क्या चीजें दी हुई है और क्या क्या फाइंड करना है। अच्छा, अब यहां पे कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, प्रेशर है, प्रेशर ऑफ ए, तो डीपी ए बाई डी टी लिखूंगा मैं, इज इक्वल टू 1/3 प्लस ठीक है, P मतलब चेंज इन प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये 1/2 ये 1/3, ये हमने आर आर का इक्वेशन लिख दिया। अब आपको पूछा क्या गया है, आर आर पूछा गया है इन एटमॉस्फेयर पर सेकेंड। पहले तो इसका काम करो, ए वाला तो फाइंड कर लो पहले। तो ये ए वाला क्या करोगे, आर आर वुड बी इक्वल टू, अच्छा अब मेरे पास ये माइनस प्रेशर का डिफरेंस कितना है 1.5 माइनस 2 डिवाइड बाय कितना 10 है ना, ये गलती ना हो जाए, हाँ ये माइनस साइन है यहाँ पे, ये मल्टीप्लीकेशन है, इसका माइनस नहीं करा मैंने, ये -0.5 हो जाएगा, ये -0.5 -0.5 कितना हो जाएगा +0.5, 0.5 का मतलब क्या 1/2, तो ये 1/2 यानी 1/20, ये 1/2 मतलब हो जाएगा 1/40 एटमॉस्फेयर पर सेकेंड। है समझ में, सिंपल सिंपल, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करो, सिंपल इक्वेशन लिखो और इससे ये निकाल लो 1/40, 1/40 का मतलब है 0.025, 1/4 कितना हो जाएगा 0.25 और डिवाइड 10 यानी 0.025, ठीक है 0.025, अच्छा हाँ 2.5 10⁻², ऐसा कर सकते हो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मगर 1/40 रखो ना, क्या दिक्कत है, बाद में कर लेना जो भी। चलो तो ये हो गया ए वाला पार्ट हो गया एटीएम पर सेकेंड 1/40, करेक्ट है। और किसी का आंसर अगर 0.025 आ रहा है या 2.5 10⁻² है तो वो भी सही है, ठीक है। चलो अब मुझे फाइंड करना है इसका मोल पर लीटर, इसका मोल पर लीटर फाइंड करना है मुझे, तो इसका मोल पर लीटर क्या हो जाएगा, इसका मोल पर लीटर क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट वापस बताओ, देखो देखो आर ओ आर फाइंड करना है ना, तो आर ओ आर क्या होता है बेटा, आर ओ आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ माइनस डीपी बाई डी टी एंड प्लस डीपी बाई डी टी यानी डीपीबी बाई डी टी 1/3, इससे मैंने ये बना लिया, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ये गैस है इसलिए मैंने प्रेशर लिखा है, पी लिखा है, अगर ये मोल पर लीटर होता यानी ये लिक्विड होता तो मैं इसको ऐसे लिखता, यानी स्क्वायर ब्रैकेट में लिखता अदरवाइज, तो ये मोल पर लीटर होता जैसे कि यहां पे लिखा है मैंने, तो ये मोल पर लीटर होता, मोलारिटी होता, मोलर पर पर मिनट होता है, अदरवाइज पर टाइम होता, जबकि ये क्या है प्रेशर पर टाइम, प्रेशर पर टाइम मतलब एटमॉस्फेयर पर सेकेंड, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर में है और टाइम जो है वो सेकेंड्स में है, तो ये आपका चेंज इन प्रेशर है, चेंज इन प्रेशर कितना, इनिशियली कितना था 2, फाइनल कितना हुआ 1.5, तो ये क्या हो जाएगा 1.5 माइनस 2/10, ये 10 से डिवाइड कर दिया मैंने, और ये हाफ तो है ही, तो ये हाफ 1.5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 0.5, 0.5/10 कितना हो जाएगा 0.05 मतलब 1/4, अरे सॉरी 1/20, 1/20 इंटू 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 1/40, 1/40 क्या हो गया एटीएम पर सेकेंड, समझा, गॉट इट, ओके वेरी नाइस। चलो बी वाला करो, बी वाला पार्ट क्या आया, इसका बी वाला पार्ट क्या होगा, ये मिटा देते हैं,
अब मुझे क्या करना है, एटमॉस्फेयर और मोलारिटी के साथ करिलेशन। कल मैंने बताया था कि अगर आपको प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन के साथ करिलेशन चाहिए तो क्या है हमारे पास फॉर्मूला, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, पी इज इक्वल टू सीआरटी। ये प्रेशर है और ये कॉन्सेंट्रेशन है, हमें चाहिए किस में, कॉन्सेंट्रेशन पर सेकेंड। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन का टर्म हमें चाहिए, प्रेशर हमारे पास है, यानी प्रेशर बाय सेकंड हमारे पास है, हमें कॉन्सेंट्रेशन बाय सेकंड चाहिए, बस। ठीक है, हाँ, P इज इक्वल टू सी आर टी वाला यूज करो। तो ऐसा बोल सकता हूं ना कि चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन आर टी। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर हो जाएगा, आर टी बाई चेंज इन प्रेशर, आर टी बाई चेंज इन प्रेशर। तो डेल्टा सी कितना हो जाएगा, आर क्या है, आर को मैंने बोला था ना कल 1/12 ले लेना, इनटू टेम्परेचर कितना है 300, डिवाइडेड बाय कितना, टेम्परेचर केल्विन में होता है, ये 27 है, तो केल्विन में 300 हो जाएगा। और चेंज इन प्रेशर कितना आया, ये रहा 1/40। ठीक है, मैंने उल्टा लिख दिया ना ये, हाँ मैंने इसको सब्जेक्ट बनाया ना, तो डेल्टा पी अपॉन आर टी हो जाएगा। डेल्टा पी कितना है, चेंज इन प्रेशर कितना आया, ये आर ओ आर के लिए 1/40, ये कितना है 12 और ये है 300। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, बताओ, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, 2.5 40, यानी 1/1000, अदरवाइज 10⁻³ मोलर पर सेकेंड। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, नहीं, ये 12 इंटू 2.5, ये 2.5 जितना होगा ना, यानी 25, 25 ये नीचे आएगा 40, तो 25 इंटू 40 कितना हो जाएगा 1000, तो 10⁻³ ऊपर लेके जाओगे 10⁻³। सिंपल कैलकुलेशन है यार, इसमें केमिस्ट्री कहीं आता ही नहीं है। ये मोल पर सेकंड हो गया, मोलर पर सेकंड हो गया 10⁻³, तो बी का आंसर हो गया 10⁻³। मैंने क्या किया, यहां पे प्रेशर इज P इज इक्वल टू सी आर टी है, देयरफॉर चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन इनटू आर टी। ये आर भी कांस्टेंट है, टी भी कांस्टेंट है, तो उसका चेंज नहीं होगा, इसको सब्जेक्ट बना लिया। डेल्टा पी का वैल्यू क्या है 1/40, आर और टी का वैल्यू डाल दिया, आर का वैल्यू 1/12, कल मैंने बोला था 0.082 डालोगे तो कैलकुलेशन में बहुत दिक्कतें होंगी, तो 12 कर दिया हमने 1/12, तो वो आपका कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। ठीक है, ओके नाउ आप क्या करोगे, सेकेंड पार्ट, प्रेशर ऑफ बी एट टाइम टी सेकेंड, इस पे क्या होगा ये, यानी आपको ये वाला जो है, ये वाला वैल्यू हमें फाइंड करना है, इन शॉर्ट अल्टीमेटली हमें इस तरह की वैल्यूज जो है वो फाइंड करनी। ये तो चेंज इन प्रेशर है, हमें तो प्रेशर ऑफ बी फाइंड करना है, प्रेशर ऑफ बी फाइंड करना है आपको। प्रेशर ऑफ बी एट, प्रेशर ऑफ बी एट टाइम 10 सेकेंड्स। सेकेंड को मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखो आर ओ आर इज इक्वल टू क्या होता है, ये रहा, आर ओ आर इज इक्वल टू क्या है 1/3 डी पी बी अपॉन डी टी इज इक्वल टू, ये आर ओ आर का बराबर है ना, आर ओ आर क्या है 1/40 है, ये 1/3 है, तो इस 3 को सामने फेंको,
तो ये क्या हो जाएगा, 3/40 हो जाएगा। समझ में आया? dPV/dt को मुझे सब्जेक्ट बनाना है, इसको मैंने सब्जेक्ट बना लिया, तो इस 3 को मुझे सामने फेंकना पड़ेगा। ये ROR क्या है, ROR 1/40 है, तो 3 को सामने फेंकोगे तो 4/3 हो जाएगा, 4/3। मगर ये तो क्या है पता है बेटा, पर सेकेंड, ये सॉरी ये एटमॉस्फेयर ATM पर सेकेंड है, ये ATM पर सेकेंड है। हमें कितने सेकंड के लिए फाइंड करना है, 10 सेकेंड्स। तो अब ये क्या हो जाएगा, dPB/dt इज इक्वल टू 3 इंटू 40 इंटू 10, यानी ये हो जाएगा 3/4, मतलब आपका आंसर 0.75 ATM पर 10 सेकेंड, यानी सिर्फ ATM लिखोगे, पर सेकेंड नहीं लिखोगे, सिर्फ ATM लिखोगे, 0.75। इज इट ओके? 3/4, यस, ये 3/4 हो जाएगा। नहीं दिख रहा है, थोड़ा इसको नीचे कर देता हूं मैं, अब दिखा? थ्री बाई फोर, ओके। क्योंकि ये जो मिल रहा है वो आपको ROR पर सेकंड के लिए मिल रहा है, तो 10 सेकंड के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और एक तरीका भी है, एक और मेथड भी है, देखो आ, ये 2:3 के रेशियो में है ना, ये B जो है वो 2:3 के रेशियो में आएगा, तो इसका डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 0.5 का। और ये कौन से रेशियो में है, 2:3 के रेशियो में है, ये 2:3, 2 से 3 जितना बन रहा है ना, ये 2 से 3 जितना बन रहा है, तो 0.5 से कितना बनेगा, ऐसा कर सकते हो ना, 0.5 इंटू, अरे 2 मोल से ये 3 मोल्स बन रहा है, तो हमें ये 2/3 जितना वैल्यू मिल रहा है आपको, तो इंटू 0.5, मतलब डिफरेंस से कितना मिलेगा, तो वही हुआ ना। 1 सेकेंड, मैंने उल्टा कर दिया, 2 मोल्स में से, यानी 2 में से मुझे 3 मिल रहा है, तो 0.5 में से कितना, हाँ मतलब मुझे ऐसा लिखना चाहिए कि ये 2 मोल्स में से 3 जितना बन रहा है, तो 0.5 में से कितना बनेगा, तो 0.5 इंटू 3/2, तो ये भी 3/4 ही हो गया ना, यस, ये 3/4 ही हो गया। ऐसा भी कर सकते हो, एक ये रास्ता भी है, मगर ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये 2 मोल्स में से 3 मोल्स बन रहा है, तो इसका डिफरेंस लेना पड़ेगा, 0.5 में से कितना, 1.5 नहीं, क्योंकि ये तो हो रहा है ना, 2 एटमॉस्फेयर से ये 1.5 एटमॉस्फेयर हो रहा है, मतलब डिफरेंस तो 0.5 का ही आया, तो 2 मोल्स में से 3 मोल बन रहे हैं, तो 0.5 में से कितना, तो 0.5 इंटू 3/2, तब भी आपका आंसर तो 0.75 आएगा। एक और तरीका भी है, और ये कन्वेंशनल मेथड है। ये ROR का आपको इक्वेशन में से वैल्यू मिल गया, इसको सब्जेक्ट बनाओ, इसको 3 को सामने डालो, ये आपका 1 मोल के लिए है, ये 1 सेकंड के लिए, पर सेकंड के लिए है, तो 10 सेकंड के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बस, ठीक है। इज इट ओके टू ऑल? ये समझ में आया भाया? ओके, 4-5 क्वेश्चंस मैं भेज रहा हूं आपको, सिंपल बोर्ड्स टाइप के क्वेश्चंस हैं, वो आपको मैं सेंड कर रहा हूं, है ना, वो सॉल्व करना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है उसमें, सिर्फ इक्वेशंस बनानी है। यानी ये सारे तो हमने बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस किए, अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस किए हमने, मगर मैं अभी सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आपको भेज रहा हूं, थोड़े 4-5, है ना, वो भी सॉल्व करो। आपको लगा अच्छा ऐसा बोर्ड में ऐसा ही पूछा जाता है, बोर्ड्स लेवल के क्वेश्चंस में डाल रहा हूं, गॉट इट? चलो आज रुकते हैं यहां तक, मिलते हैं वापस मंडे को, टाटा बाय बाय सायोनारा, टेक केयर। बाहर कहीं भी जाओ तो मास्क पहन के जाना।
ओके, और हाथ धोते रहो, मजे करते रहो। बाय बाय।